Hello students, my name is Sikha Gupta from SKLGD Public School. Today I teach you about the second chapter of history trade to territory. कंटिन्यू हमारा ये चैप्टर हो रहा था और इस चैप्टर में मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो मराठा एंग्लो वॉर होते हैं वो किस तरह से होते हैं और ब्रिटिशर्स जो थे वो जानते थे कि मराठा जो है वो इंडिया में बहुत पावरफुल है, इनको हम क्या नहीं कर सकते हैं, अगर ये एक साथ हमसे युद्ध करेंगे तो हम इनको फाइट में वॉर में क्या नहीं कर सकते, हरा नहीं सकते हैं। तो उन्होंने वहाँ पर जो इंटरनल जो वीकनेस थी उसको देखकर उन्होंने एक एक करके एक जो सिंधिया जो थे उनको हराना स्टार्ट किया था। जो मराठा थे वो कहाँ से कहाँ तक फैले हुए थे, अगर हम उनके क्लेम की बात करते हैं तो महाराष्ट्र से लेकर और वो कहाँ तक ग्वालियर तक उनका राज्य था, उनकी टेरिटरी थी और उन राज्यों को उन्हें क्या करना था, हराना था। तो सबसे एक उनकी फेमस जो संधि होती है, ट्रीटी होती है, वो सालवाई की ट्रीटी होती है। उस ट्रीटी के अगेंस्ट में क्या होता है कि उस ट्रीटी में ब्रिटिशर ने बड़ी चालाकी से एक ट्रीटी की थी मराठाओं के बीच में कि कोई भी मराठा और क्या नहीं करेगा, ब्रिटिश आर्मी पर 20 ईयर्स तक क्या नहीं करेगा, कोई भी वॉर नहीं करेगा, कोई भी अटैक नहीं करेगा। ये ब्रिटिशर्स ने इतनी चालाकी से ये ट्रीटी साइन करवाई थी। इसमें क्या था कि 20 ईयर्स में जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे और वह मराठा को पूरी तरीके से क्या कर सकते हैं, हरा सकते हैं। तो उन्होंने कि 20 ईयर्स तक क्या नहीं होगा, कोई भी मराठा किसकी आर्मी पर अटैक नहीं करेगा, ब्रिटिशर्स की आर्मी पर अटैक नहीं करेगा। और ये कैसी संधि ट्रीटी कहलाती है, सालवाई की ट्रीटी कहलाती है। अब उसी से रिलेटेड मैंने एक टॉपिक भी आपको समझाया था कि जो ब्रिटिश आर्मी थी वो अब इंडिया में क्या करना चाह रही थी, अपना एक्सपेंड करना चाह रही थी, अपना विस्तार करना चाह रही थी। तो उसके लिए उसने कहीं ना कहीं जो ब्रिटिशर्स थे वो डायरेक्ट वॉर से क्या रहे हैं, हमेशा अपने आप को बचाते रहे हैं। तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज उन्होंने निकाली थी कि जिस पॉलिसीज़ के तहत वो क्या कर रहे थे, जो इंडियन आर्मी है या इंडियन जो स्टेट है उनको क्या कर रहे थे, अपने एक्सपेंड में मिला रहे थे, अपने ब्रिटिश राज में मिला रहे थे। इंडियन जो रूलर थे उन पर कुछ ना कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए जा रहे थे या उन पर कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लगाई जा रही थी कि जो इंडियन जो वीक रूलर्स थे उन्हें क्या करना पड़ रहा था कि जो ब्रिटिश की जो पॉलिसीज़ है उनको एक्सेप्ट करना पड़ रहा था। इसी से रिलेटेड पहली एक पॉलिसीज आती है सब्सिडी अलायंस। सब्सिडी अलायंस में क्या होता था कि जो ब्रिटिशर्स होते थे वो इंडियन रूलर होते थे उनसे वो कहते थे कि आपको हमारी जो सब्सिडी अलायंस है इसको आप एक्सेप्ट करिए, अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ब्रिटिश आर्मी से वॉर करना पड़ेगा और वॉर में वो हार जाएंगे। जो इंडियन रूलर्स ऐसे थे जिनको पता था कि हम ब्रिटिश आर्मी से जीत नहीं सकते हैं तो वो क्या कर लेते थे, सब्सिडी जो अलायंस थी उसको एक्सेप्ट कर लेते थे। इस सब्सिडी अलायंस में होता क्या था कि इसमें क्या किया जाता था, जो इंडियन रूलर्स होते थे उनकी पावर को बिल्कुल क्या कर दिया जाता था, खत्म कर दिया जाता था। कैसे कि उनकी जो आर्मी होती थी उनके ऊपर बहुत सारे ऐसे रूल्स बना दिए जाते थे कि इंडियन रूलर वर नॉट अलाउड, उनको बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, दे आर द इंडिपेंडेंट आर्मी फोर्स की भी अपनी इंडिपेंडेंट आर्मी फोर्स नहीं रख सकते हैं। दे वर प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी, और उनका जो प्रोटेक्शन होगा, अगर मान लीजिए कि उन पर कोई दूसरे स्टेट के लोग अगर हमला करते हैं तो उनका प्रोटेक्शन किसके द्वारा ही किया जाएगा, आर्मी की फोर्स के द्वारा किया जाएगा। मीन्स कि सब्सिडी अलायंस के तहत ये था कि वहाँ पर जो इंडियन स्टेट है वहाँ पर कौन सी आर्मी रहेगी, ब्रिटिशर्स आर्मी रहेगी। रूलर हैड टू पे द फोर्स ऑफ द सब्सिडी फोर्स, और जो सब्सिडी जो फोर्स वहाँ पर रह रही उस फोर्स का पूरा खर्चा किसको पे करना होगा, रूलर्स को पे करना होगा। और सबसे पहले सब्सिडी अलायंस को जो एक्सेप्ट करने वाले थे वो कौन थे, अवध के नवाब सबसे पहले उन्होंने 1801 में एक्सेप्ट किया था। उसके बाद हैदराबाद के निजाम ने एक्सेप्ट किया था, उसके बाद सिंधिया, ग्वालियर के सिंधिया ने एक्सेप्ट किया था। ऐसे बहुत सारे जो छोटे रूलर्स थे उन्होंने सभी, ये जो बड़े रूलर्स हैं इन्होंने भी एक्सेप्ट की और छोटे रूलर्स ने तो पहले ही एक्सेप्ट कर लिया था। इफ़ एनी इंडियन रूलर, और इसमें भी एक पेनल्टी क्या लगाई दी गई थी, इफ़ एनी इंडियन रूलर अगर क्या नहीं कर सकता है, टू मेक द पेमेंट देन द पार्ट ऑफ देयर द टेरिटरी, अगर वो पेमेंट देने के लिए एक्सेप्ट नहीं है, स्वीकार नहीं करता है या वो पेमेंट देने के लिए कैपेबल नहीं है, अगर मान लीजिए कि हर साल उसको जो वहाँ पर आर्मी रहती थी, ब्रिटिश आर्मी रहती थी, उसको उन्हें पूरा खर्चा देना होता था, अगर वो एक भी साल जो ब्रिटिश आर्मी का खर्चा अगर वो नहीं दे पा रहे, पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके बदले में उनसे पेनल्टी के रूप में उनका कोई ना कोई उनका जो क्षेत्र होता था, उनकी जो टेरिटरी होती थी उसको क्या कर लिया जाता था, उसको ले लिया जाता था। इवन बहुत सारे रूलर्स ऐसे भी हुए हैं
जिनके राज्य को क्या कर लिया गया था, छीन लिया गया था। जब रूलर्स के राज्य को छीन लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो वो सब्सिडरी अलायंस क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो जाएगी। तो इस तरह से भी जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बड़ी चालाकी से सब्सिडरी अलायंस के तहत बहुत सारे राज्यों को क्या कर लिया था, इंडियन स्टेट्स को अपने स्टेट्स में, अपने जो ब्रिटिश कंपनी थी उसमें क्या कर लिया था, उसमें मिला लिया था, उसमें इंक्लूड कर लिया था। उसी से रिलेटेड दूसरी जो स्टार्ट होती है कि क्लेमिंग ऑफ द पैरामाउंटेंसी, कि जो पैरामाउंटेंसी होती है इसको किसके द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। और ये कब से कब तक चलाई जाती है, 1813 से लेकर 1823 तक चलाई जाती है। इसमें पैरामाउंटेंसी का मतलब होता है कि जो कंपनी है वो क्या है, सुप्रीम है, और हर स्टेट को, हर इंडियन रूलर्स को और हर किसी को क्या करना है, कंपनी की ही बात माननी है। मीन्स कंपनी जो कहेगी वो सभी को क्या करना है, कंपनी की ही बातों को क्या करना है, फॉलो करना है। कंपनी ओवर द इंडियन स्टेट इज द सुप्रीम, हेंस इट्स पावर वाज द ग्रेटर देन द इंडियन स्टेट। और जिसकी कंपनी की जो पावर है वो सभी जो स्टेट है, इंडियन स्टेट है, उनमें क्या है, सबसे ग्रेट है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट इट वॉज द जस्टिफाइड एंड द एनेक्सेशन। इस कारण से वे किसी भी स्टेट को धमकी दे सकते हैं, किसी भी स्टेट को क्या कर सकते हैं, अपने इंडियन स्टेट में मिला सकते हैं। तो ऐसा भी चल रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था कि जितने भी इंडियन स्टेट या इंडियन रूलर्स होते थे वो सभी कंपनी की बात मान लेते थे। बहुत सारे ऐसे भी रूलर्स हुए जिन्होंने कंपनी की बात को एक्सेप्ट नहीं किया है, उसके अगेंस्ट में गए। ऐसी जो कर्नाटक की जो रानी थी, रानी चेन्नम्मा, उन्होंने इसका विद्रोह किया था, अगेंस्ट में थी इसके, कि हम इस तरह की पैरामाउंटेंसी जो है उसको हम क्या नहीं कर रहे हैं, हम नहीं मान रहे हैं। और उन्होंने किसके खिलाफ युद्ध लड़ा था, ब्रिटिशर के खिलाफ युद्ध लड़ा था। और उसी टाइम पीरियड में सेम वही जो टाइम पीरियड चल रहा था, उसी में रशिया जो था, रशियन जो कंट्री थी वो भी अपना क्या कर रही थी, एक्सपेंशन कर रही थी। रशियन जो कंट्री थी वो कहाँ तक, उसने एशिया तक अपना, एशिया से लेकर और काफ़ी अफगानिस्तान तक भी उसने अपना एक्सपेंड कर लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज वरीड विद द रशियन एक्सपेंशन, और वह उससे बहुत चिंतित थी कि रशिया अगर इस तरह से हमारा अपना एक्सपेंशन कर रही है तो कहीं ना कहीं वह अफगानिस्तान और पाकिस्तान, मतलब तो हमारा इंडिया का ही पार्ट था, और वहाँ से होते हुए कहीं हम इंडिया तक ना आ जाए। उन्हें इसलिए डर था क्योंकि अगर यूरोप में देखा जाए तो रशिया और इंग्लैंड के बीच में या ब्रिटिश के बीच में क्या चल रहा था, वहाँ पर विद्रोह चल रहा था, मीन्स आपस में उनमें झगड़ा चल रहा था। रशियन माइट टू एक्सपेंड अक्रॉस टू एशिया, कहीं रसिया क्या ना करने, अपना विस्तार न कर ले, एक्सपेंड टू एशिया होते हुए एंटर द लैंडफॉर्म ऑफ द नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट से वो कहाँ ना आ जाए, कहीं हमारे इंडिया जो हमारा कॉलोनियल पीरियड है ब्रिटिशर्स का, वहाँ तक ना आ जाए। इस कारण से ब्रिटिशर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा वरीड थे क्या करने के लिए, ये रशियन के एक्सपेंशन को लेकर, कि कहीं रसिया जिस तरह से अपना एक्सपेंशन कर रही है इसको लेकर। तभी वो क्या करते हैं कि इससे पहले उन्हें नॉर्थ वेस्ट की वो बाउंड्रीज को क्या करना चाहते हैं, वो लोग प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। आफ्टर तो नॉर्थ वेस्ट की जो, अगर वहाँ पर देखा जाए उस टाइम पीरियड में जो पंजाब था, जो सिंध प्रांत था, वहाँ पर किसका राज था, राजा रंजीत सिंह का राज था। और राजा जो रंजीत सिंह थे ये बहुत ही पावरफुल रूलर्स थे। किस टाइम पीरियड में, उसी टाइम पीरियड में, कहाँ के, पंजाब के, 1839। और उसी टाइम पीरियड में क्या होता है कि राजा रंजीत सिंह जब थे तो उस टाइम पीरियड में ब्रिटिशर्स क्या नहीं कर सकते थे, पंजाब प्रांत पर अटैक नहीं कर सकते थे, उसको जीत नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि राजा रंजीत सिंह से हम क्या नहीं कर सकते, जीत नहीं सकते हैं। तभी जब राजा रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है तो पंजाब जो पूरा स्टेट था उस पर भी किसका अधिकार हो जाता है, ब्रिटिशर अपना अधिकार कर लेते हैं। इस तरह से सब्सिडरी अलायंस, पैरामाउंटेंसी, इस तरह से क्या होती है, ये संधियाँ कंटिन्यू होती हैं। इसके बाद जो तीसरी उनकी सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉलिसीज़ होती है वो पॉलिसीज़ होती है डॉक्ट्राइन लैब्स। डॉक्ट्राइन लैब्स इसको स्टार्ट किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, और ये कब स्टार्ट की गई थी, 1848 से लेकर 1856 तक स्टार्ट की गई थी। और इस पॉलिसी के तहत क्या था कि अगर किसी भी इंडियन रूलर्स के पास कोई भी अपना, उनका कोई हेयर नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है, तो उनको परमिशन नहीं होती थी किसी भी
बच्चे को क्या करने के लिए कि वह किसी भी बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकते थे। अगर कोई भी इंडियन रूलर ऐसा है जिसके पास कोई भी उनका हेयर नहीं, उत्तराधिकारी नहीं है, मेल हेयर नहीं है, तो ऐसे स्टेटों को क्या कर लिया जाएगा, डायरेक्ट कंपनी में मिला लिया जाएगा। और उसी में सतारा को कब मिलाया गया था, 1848 में, संबलपुर को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, नागपुर को 1853 में, झांसी को 1854 में और अवध को 1856 में कंपनी के पार्ट में मिला लिया गया था। और इसी एनेक्सेशन, अगर हम कहें, द पॉलिसी हैंड द ब्रिटिश लॉर्ड इन द एनेक्सेशन ऑफ द इंडियन स्टेट, इस तरह से उन्होंने अपना किया था, एनेक्सेशन किया था, अपना विस्तार किया था। तो आपने देखा कि ये जो डॉक्ट्राइन लैप्स थी, कहीं ना कहीं ये डॉक्ट्राइन लैप्स इन 1857 का जो विद्रोह होता है, 1815 का जो वॉर होता है, इसमें सबसे बड़ा जो अगर मेन अगर हम कहें कि वॉर का जो कारण था, वो रीजन था, वो क्या था, ये डॉक्ट्राइन लैप्स ही थी। क्योंकि झांसी की जो रानी थी, उन्होंने इस लैप्स को क्या नहीं किया था, एक्सेप्ट नहीं किया था। और जितने भी रूलर्स होते थे, जरूरी नहीं है इंडियन रूलर्स सभी जो उनकी पॉलिसीज जो होती थी उनको एक्सेप्ट कर लेते थे। तो आपने हम इस टॉपिक में देखा कि हमने 3 आपको सब्सिडियराइज, पैरामाउंटेंसी और डॉक्ट्राइन लैप्स बताया, जिनको अलग अलग गवर्नर जनरल के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और जितने भी गवर्नर जनरल इंडिया में आते थे, सबका एम सिर्फ सिंगल एम यही होता था कि वो इंडियन स्टेट्स के थ्रू क्या कर सके, जो ब्रिटिश कंपनी जो है उसका एक्सपेंशन करना उनका मेन एम होता। तो उन्होंने अलग अलग पॉलिसीज़ के द्वारा क्या किया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका एक्सपेंशन किया था। उसका एक्सपेंशन कहाँ पर किया था, इंडिया में किया था। तो हमारा आज ये वाला भी टॉपिक फिनिश होता है। थैंक यू।